हेलो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग का ये और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने सिर्फ मेथड्स डिस्कस करके उसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने पे बैक पीरियड किया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लेकिन उसमें क्या नहीं था, उसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, वर्किंग कैपिटल नहीं थी। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बेसिक लेवल का ही है, लेकिन उसमें आप कुछ ज़्यादा समझ पाओगे कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट मिल जाएगा। और वर्किंग कैपिटल है तो कहाँ पे लिखना है, स्क्रैप वैल्यू है तो उसका यूज़ क्या करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन, पूरा आंसर अंत तक देखिए। आई एम श्योर ये सब अगर क्वेश्चन में आता है तो कैसे कहाँ पे लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। मयंक कंपनी इज़ कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है, यानी यू हैव टू प्रपोजल्स। आपको इसमें से कोई एक प्रपोजल सिलेक्ट करना है। फॉर प्रपोजल ए द इनिशियल कॉस्ट वुड बी ₹2,20,000। यानी अगर प्रपोजल ए में आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी प्रपोजल ए एक्सेप्ट करते हो तो इनिशियली बेस पे आपको 2,20,000 उसकी कॉस्ट लगेगी और उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 20,000। बिसाइड्स इट विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज यानी इन्वेंट्रीज में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल, सो इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी हमारी वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹1,10,000। यानी यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट करना है हमें। इनिशियल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल उसमें इन्वेस्टमेंट करना है 1,10,000। यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,30,000 ओवर इट्स इफेक्टिव लाइफ। द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ ₹2,40,000। सो अगर आपने ये प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये आपको एडिशनल सेल्स 2,40,000 करके देगा, लेकिन सामने कैश एक्सपेंस 60,000 होगा एंड लाइफ 5 ईयर्स है। इट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। यानी ये प्रपोजल ए की बात थी, वैसे ही प्रपोजल बी है। इन केस ऑफ प्रपोजल बी द इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹3,30,000, यानी इसमें आपकी कॉस्ट लगेगी या एक्सपेंस होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,30,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 30,000 वुड बी रिक्वायर्ड। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹30,000 वुड बी रिक्वायर्ड एंड डेप्रिसिएशन विल बी रिटन ऑफ ऑन SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। द एस्टिमेशन अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, यानी प्रपोजल बी के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% के बेस पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से आंसर देना है। ओके, यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ, टैक्स रेट 50% है। टैक्स रेट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स रेट हमारा 50% है। ओके, अब इसका आंसर करना है। तो देखो लास्ट टाइम भी हमने किया था और उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, फिर सेकंड आप कैलकुलेट कीजिए कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, और थर्ड आप चेक कीजिए कि कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू तभी करनी है जब डिस्काउंटेड मेथड्स हो, और ये दोनों डिस्काउंटेड मेथड्स हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो जल्दी से अब आंसर स्टार्ट करें हम। सो फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट अगर प्रपोजल ए की बात की जाए तो उसमें इनिशियल कॉस्ट 2,20,000 होने वाली है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल लगेगी 2,20,000 एंड it will require an increase in the level of inventories and receivable of ₹1,10,000। यानी इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल यानी आपकी वर्किंग कैपिटल वो 1,10,000 होगी, यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,30,000 अगर आप प्रपोजल ए एक्सेप्ट करोगे तो। लेकिन इन केस ऑफ प्रपोजल बी
प्रपोजल बी एक्सेप्ट किया तो 3,30,000 इनिशियल कॉस्ट होगी और फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ रहेगा 3,30,000, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, यानी इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे फिक्स एंड वर्किंग दोनों था, यहाँ पे सिर्फ फिक्स कैपिटल है। उसके बाद सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सो प्रपोजल ए की बात करें और याद रखना प्रपोजल ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल पे कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल, सो कॉस्ट प्राइस हमारी 2,20,000, उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 20,000, सो कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ है 5 years, सो डिवाइडेड बाय 5 years, सो 220 माइनस 20 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो 40,000, यानी इसका डेप्रीसिएशन हो गया 40,000। सेम वे प्रपोजल बी की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट 3,30,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000 और उसकी लाइफ 5 years, यानी 60,000 इसका डेप्रीसिएशन। सो इसका मतलब ये हो गया कि 40,000 प्रपोजल ए का डेप्रीसिएशन एंड 60,000 प्रपोजल बी का डेप्रीसिएशन। और याद रखना डेप्रीसिएशन सिर्फ फिक्स कैपिटल पे होता है, वर्किंग कैपिटल पे कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, उस सब में डेप्रीसिएशन नहीं होता। सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कीजिए कि कितना कैश आउटफ्लो होगा, फिर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कीजिए। अब हम कितनी कैश मिलेगी, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने प्रपोजल ए एक्सेप्ट किया तो उससे मुझे देखो द प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स रुपीज़ 2,40,000। यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं है, लेकिन प्रपोजल बी में आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स यानी प्रॉफिट दे दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया नहीं है। और जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना हो तो इतना याद रखना, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सो इनकम, यहाँ पे इनकम क्या है? तो हमारा सेल्स होने वाला है, जनरेट एडिशनल सेल्स ऑफ रुपीज़ 2,40,000 एंड कैश एक्सपेंस होगा 60,000। सो सेल्स होगा एडिशनल सेल्स 2,40,000, कैश एक्सपेंस होगा 60,000। देखो कैश एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि डेप्रीसिएशन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इस 60,000 में डेप्रीसिएशन नहीं होगा। इसलिए इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि अभी डेप्रीसिएशन माइनस करना बाकी है और गवर्नमेंट को टैक्स देना भी बाकी है। अब डेप्रीसिएशन आपको पता है, डेप्रीसिएशन प्रपोजल ए का 40,000 था, सो 40,000 डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। गवर्नमेंट रेडी है, 50% टैक्स दीजिए, हमें दे दो, 70,000 टैक्स गया, आफ्टर टैक्स बचा 70,000। डेप्रीसिएशन जो आगे माइनस किया था वो नॉन कैश एक्सपेंस था, तो वापस ऐड कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट कम होता है लेकिन कैश कम नहीं होती। सो सही में कैश इनफ्लो कितना हुआ? 1,10,000। ये सब डिस्कस मैंने किया है सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर में। सो आप वो भी लेक्चर्स देखिए कि डेप्रीसिएशन क्यों माइनस किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है। सो कैश इनफ्लो यानी पर एनम हर एक साल आपको 1,10,000 मिलने वाला है। सो ये हो गया प्रपोजल ए के लिए। प्रपोजल ए के लिए पर एनम मिलेगा कितना? 1,10,000। ओके, अब प्रपोजल बी का प्रॉफिट हमें दिया गया है। देखो ये मैंने वर्टिकल ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्यों लिखा? स्टेटमेंट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पर एनम मेरा इनकम का सोर्स और एक्सपेंस जो होने वाला है वो ईच ईयर है। ईच ईयर हर एक साल वही अमाउंट लिखनी है, तो 5 टाइम्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। सो मैं वर्टिकल मैंने ऐसे ही लिख दिया। सो 1,10,000 तक कैश इनफ्लो रहेगा। अब देखिए
5 साल तक मुझे कैश इनफ्लो 1,10,000 1,10,000 1,10,000 यहाँ तक 5 साल तक मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इन्वेंट्रीज़ एंड रिसीवेबल में, मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,10,000, इन्वेंट्रीज़ एंड रिसीवेबल 1,10,000। अब याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में आपके लिए जो नया है वो क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो अमाउंट, जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था 1,10,000, वो लाइफ जब मशीन की ख़त्म हो जाएगी ना, तब, या फिर आपका जो प्रपोज़ल है तब ये रिलीज़ हो जाता है, वो अमाउंट रिलीज़ हो जाएगी। इसलिए याद करके आपको कैश इनफ्लो कॉलम में लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल ऐड करनी है। फिर स्क्रैप वैल्यू की बात करें, क्योंकि जैसे ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी फिर आपको वो स्क्रैप की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी वो जो असेट होगी उसकी कुछ रियलाइज वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द लाइफ, तो वो भी ऐड करनी है। यानी 5th ईयर में, लास्ट ईयर में आपको 3 अमाउंट मिलेगी। जो आपने अर्न किया वो कैश इनफ्लो, जो वर्किंग कैपिटल रिलीज़ हुई वो, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो। याद रखना ये तीनों अमाउंट आपको मिलने वाली है, तीनों अमाउंट। यानी याद करके आपको वर्किंग कैपिटल एंड स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो के कॉलम में ऐड करना है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये सब फ्यूचर की वैल्यू है। आफ्टर 1 ईयर आपको 1,10,000 मिलेगा, 2 साल के बाद, 3, 4, 5 साल के बाद। लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आज हुआ था। अगर आज इन्वेस्टमेंट किया तो फिर इसको आज में कन्वर्ट कर दीजिए। याद कीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टेबल A3, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, यही तो करना है। तो उसका फैक्टर क्वेश्चन में दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर नहीं दिया तो ये टेबल A3 है। और कैलकुलेटर में कैसे करना है, अगर 15% है तो 1/1.15 कर दीजिए, फिर इक्वल टू कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। फिर इक्वल टू कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। फिर इक्वल टू, बस ये मैंने जो लिखा ना वैसे ही प्रेस करना है, 1/1.15, देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, कांस्टेंट प्रेस करते जाइए, ये सारे आंसर निकलते जाएंगे। सो आपको फैक्टर मिल गया, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद अगर 1 रुपी है, उसकी आज की वैल्यू 87 पैसे है। सो 1,10,000 की वैल्यू कितनी होगी, 95,700। यानी इस पूरी वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू को मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया और टोटल कर दिया। इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ इट इज़ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी इतना पैसा मुझे मिलेगा। ओके, ये बात हुई प्रपोज़ल A की। लेकिन प्रपोज़ल B में क्या है, प्रपोज़ल B में हमें प्रॉफिट गिवन था। ये रहा प्रपोज़ल B, उसमें प्रॉफिट गिवन था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक साल का प्रॉफिट गिवन है। और प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। तो देखो मैंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है, पहले डेप्रीसिएशन माइनस किया, जो मैंने सेकंड कैलकुलेशन करके रखा था, इसलिए मुझे बिफोर टैक्स मिल गया। अब इसमें से 50% टैक्स माइनस करूँगा, सो आफ्टर टैक्स मिलेगा। अब आफ्टर टैक्स में क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन वापस ऐड कर दूँगा, कैश इनफ्लो। ये मैंने जो ऐसे लिखा ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी थी, सेम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एनम अमाउंट सेम थी, यहाँ पे पर एनम अमाउंट डिफरेंट अमाउंट दी गई है। सो मुझे हर एक बार लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स। लेकिन जैसे ही कैश इनफ्लो मिलता है, मैं 5th ईयर एंड पे वर्किंग कैपिटल मेरी रिलीज़ होगी और स्क्रैप वैल्यू मुझे मिलेगी। लेकिन प्रपोज़ल B में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं थी, स्क्रैप वैल्यू 30,000 थी। तो फिर अब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो मेरा 15% था, उससे मल्टीप्लाई करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसे कहते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब क्या करना है,
ये 1 2 3 कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं सारे आंसर्स आप दे पाओगे। ये नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 डेप्रीसिएशन और नंबर 3 कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। बस इसका कैलकुलेशन आप ठीक से कर लीजिए, और ये कैलकुलेशन जब ठीक से हो जाता है फिर तो आपका आंसर आपको 2 लाइन में लिख ही देना है। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो उसकी फॉर्मूला होती है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो प्रपोजल ए में टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 440 और आउटफ्लो कितना था 3,30,000 हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था। सो 1,03,440 ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है प्रपोजल ए के लिए। बट इन केस ऑफ प्रपोजल बी 3,94,660 माइनस 3,30,000, इसका मतलब 64,660 ये एनपीवी। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे प्रपोजल ए में ज़्यादा मिली, तो मुझे कमेंट कंपलसरी लिखना है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है। यानी आपको कहना पड़ेगा कि प्रपोजल ए एक्सेप्ट करो या प्रपोजल बी। सो मस्ट बी कमेंट लिखनी ही लिखनी है। सो प्रपोजल ए should be accepted due to higher NPV। अगर NPV की जगह PI अगर PI है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो मैंने माइनस किया ना उसको ही डिवाइड कर देना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सो ये एनपीवी पीआई, और इसमें अच्छे पॉइंट्स क्या थे कि वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है, और प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया तो क्या करना है वो आपको पता है। लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर इनकम माइनस एक्सपेंस ऐसे करना है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। All of you, goodbye, take care.